ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने जो पढ़ा है फ्यूजन के बारे में, वो बस इतना तो जानते ही होंगे कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं और दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और क्या बना देते हैं, वो एक हेवी न्यूक्लियस बना देते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, दो हाइड्रोजन जो है ना, एक्चुअली में उसका न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा या उसका इलेक्ट्रॉन, कौन पार्टिसिपेट करेगा? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस। पार्टिसिपेट किसको करना है? ये जो रिएक्शन होता है किसमें होता है, एटम में कि न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में। तो ये न्यूक्लियर फिनोमिना है ना। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन। हाँ, हाइड्रोजन का जो 1H1 लिखते हो उसका अगर तुम कहोगे कि न्यूक्लियस में क्या बैठा होता है तो एक क्या गुना होता है, कौन? प्रोटॉन। तो वो प्रोटॉन है। तो मान लीजिए कि दो प्रोटॉन है और दोनों पास आ रहे हैं, कोई एनर्जी होगा, एनर्जी के कारण आ रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब ये दोनों जब पास आ रहे हैं तो कुलम्बिक रिपल्शन काम कर रहा है कि नहीं इस पर, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज तो कुलम्बिक रिपल्शन है। एक लिमिट मान लो कि 10⁻⁻15 मीटर से जस्ट बाहर रहे तो क्या न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा? नहीं करेगा। जब न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा लेकिन कुलम्बिक फोर्स काम करेगा, उसके कारण क्या होगा, ये न्यूट्रॉन, ये जो प्रोटॉन है ये बाउंस बैक कर जाएगा, पीछे हट जाएगा ना। ठीक है, लेकिन अगर किसी इतना एनर्जी दे दो, इतना काइनेटिक एनर्जी दे दो कि आए और ये जो रिपल्सन का जो बैरियर है, ये जो कुलम्बिक बैरियर है, इसको पार करके ये 10⁻⁻15 मीटर के अंदर चला जाए, तो ये क्या अब बाहर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में अगर घुस गया तो दोनों के दोनों प्रोटॉन क्या बना देते हैं, न्यूक्लियस बना देते हैं। क्यों? क्योंकि एक नया फोर्स एक्ट करने लगता है, जिसको कौन सा फोर्स कहते हैं? अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई बात समझ में? तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, कुलम्बिक फोर्स ना, जब तुम बाहर से ला रहे हो तो यहां पे बीच में एक टाइम आएगा जबकि ये 10⁻⁻15 मीटर के अंदर जब तक तुम इसको नहीं भेजोगे तब तक ये साथ में फ्यूज नहीं होने वाले। आप समझिए, ये जो कुलम्बिक रिपल्शन होता है, आपको कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, जिससे कि ये 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में घुस जाए? तो वो एनर्जी पता चलता है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी जब तक नहीं दोगे दो प्रोटॉन को तब तक वो न्यूक्लियस नहीं बनेगा। तो क्या होगा बताओ, अगर तुमने 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो क्या ये न्यूक्लियस बनेगा? अंदर घुसेगा? ये नहीं घुसेगा, वो बाउंस बैक कर जाएगा, पीछे हट जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब सन के अंदर की हम बात देखते हैं कि सन के अंदर कैसे फ्यूजन कैसे हो जाता है, जबकि ये इंपॉसिबल सा लगेगा, सन के अंदर भी ये इंपॉसिबल ही है, लेकिन कर लेता है वो। कैसे? देखो, सन का जो टेम्परेचर होता है कोर का, वो होता है 10⁻7 केल्विन। हम डेटा सब लिख देते हैं, 10⁻7 केल्विन। 10 लाख नहीं, 10 होता है ना, 10 लाख, 1 करोड़ केल्विन उसके कोर का टेम्परेचर। इसको अगर तुम एनर्जी में कन्वर्ट करो, काइनेटिक एनर्जी में, कैसे फॉर्मूला होता है ना थर्मोडायनामिक, केटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, तो उसमें जब तुम इसको रखोगे टेम्परेचर को, तो जो एनर्जी आने वाला है काइनेटिक एनर्जी, वो आएगा लगभग, यह आता है 1.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेटा जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, 1.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इतना काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन को मिले, दो प्रोटॉन को, तो क्या फ्यूज हो जाएगा? कितना चाहिए उसको? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब फ्यूज होता है। इसमें नहीं होगा, और सन इतना ही दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाता जनरली। दूसरा, जो कुलम्बिक रिपल्शन है वो इसमें बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, मतलब कि वो क्या कर देगा, उसको पीछे हटा देगा। तो असली बात ये हुई कि सन में फिर ये प्रोसेस कैसे संभव होता है, कि फ्यूज कैसे कर जाते होंगे। काइनेटिक एनर्जी में जो स्पीड होता है वो भी हम कई तरीके का बोल सकते हैं ना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम कितने तरह के स्पीड पढ़े थे, 3। कौन कौन से? मोस्ट प्रोबेबल, आरएमएस और एक एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और आरएमएस। ये वाला जो हम निकालते हैं ये कौन सा स्पीड होता है? मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल क्या? सबका स्पीड होता है। मोस्ट प्रोबेबल सबका स्पीड नहीं बताता है। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनके पास इतना का काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब ज्यादातर पार्टिकल, मोस्ट प्रोबेबल मतलब ज्यादातर, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास इससे कहीं ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। हाँ या ना? बिल्कुल हो सकता है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास इससे कम का काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो ऐसा देखा गया है कि कुछ पार्टिकल इतने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले हो जाते हैं उस टेम्परेचर पर कि उनके पास 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा का काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो जब वैसे पार्टिकल जिनके पास 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा का काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो प्रोबेबिलिटी है कि नहीं कि फ्यूज कर जाएं? वो कर सकते हैं। हाँ, तो वो कर सकते हैं। और एक और कारण है जिसके कारण सन के अंदर ये हो पाता है, इसको कहते हैं क्वांटम टनलिंग। बड़ा ही यूनिक फिनोमिना है ये, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इसका कोई आंसर नहीं है। क्वांटम टनलिंग क्या होता है? मान लीजिए कि आप इस दीवार के आर पार जाना चाहते हैं, हम इस दीवार के आर पार जाना चाहते हैं, और मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। क्या हम इसको तोड़ करके पार जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसका मतलब ये क्या करेगा, मेरे लिए बैरियर है और ये हम तोड़ नहीं पाएंगे।
लेकिन यही चीज अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता और उसके सामने कोई एनर्जी बैरियर होता, जैसे हम मान लो प्रोटॉन है और मेरे सामने ये बैरियर है, मेरे लिए इंपॉसिबल है उस तरफ जाना, लेकिन फिर भी हम चले जाएंगे। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब जो माइक्रो मतलब एक ये जो पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, ऐसा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या नाम दिया गया है? क्वांटम टनलिंग। दो प्रोसेस हुए जिससे कि क्या ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन सन के अंदर या किसी स्टार के अंदर पॉसिबल होता है। कौन कौन सा? एक, जब काइनेटिक एनर्जी कुछ पार्टिकल के साथ ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो जाए तो वो फ्यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वांटम टनलिंग, अपने आप हो जाएगा, भले ही कम ही एनर्जी है लेकिन फिर भी हो जाता है, रेयर है लेकिन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि सन के अंदर ये जो प्रोसेस होता है, जो इक्वेशन लिखते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का इक्वेशन, वो कैसे लिखोगे? तो कुछ बात पहले समझ लीजिए सन के बारे में। सन एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड वो 10⁻26 वॉट पर सेकेंड का एनर्जी इमिट करता है। हर एक सेकेंड कितना? 10⁻26 वॉट। ये सोचो कि कितना ज्यादा पावर है। एक सेकेंड में इतना वाट मतलब हो गया कि अगर तुम इसको ऐसे सोचो कि 100 वाट का अगर तुम्हारे पास बल्ब है और 100 वाट का बल्ब अगर तुम इस पावर से जलाओगे तो 10⁻24 सेकेंड तक जलेगा। इसको अगर ईयर में बदलोगे तो ये आता है लगभग 10⁻16 ईयर्स। मतलब कि एक 100 वाट का बल्ब होगा वो 10⁻16 साल तक जलाएगा। कौन? सन से जितना एनर्जी, जितना पावर एक सेकेंड में निकल रहा है, जितना पावर एक सेकेंड में निकल रहा है, वो इतना एनर्जी होता है सन के पास, हर एक सेकंड इतना निकाल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये कितना हो गया? 10 ट्रिलियन। इतना तो यूनिवर्स का भी एज नहीं होता है, इतने लंबे समय तक वो बल्ब जला सकता है। अरे बात समझ में आ रही है? डेटा देखो, डेटा तुमको बहुत कुछ बताता चलेगा और फिजिक्स में डेटा का बहुत ज्यादा यूज है। अब इसके अंदर आते हैं कि सन के अंदर मतलब न्यूक्लियस या जो कोर है उसमें प्रोसेस यानी कि जो रिएक्शन है वो कैसे काम करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं और दोनों फ्यूज करके क्या बना देते हैं? हीलियम बना देते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए असल में क्या होता है, H1 + H1 ये क्या है बताओ? प्रोटॉन है एक्चुअली में। ये हीलियम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या है? ये प्रोटॉन। ये दोनों प्रोटॉन मिलते हैं और ये दोनों डायरेक्ट हीलियम नहीं बनाते, पहले बनाएंगे हाइड्रोजन का ही एक और आइसोटोप जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। नंबर 2 का होता है ना, उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, याद है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो ये बनाता है H2। अब बताओ कि ये इक्वेशन बैलेंस हो गया क्या? नहीं हुआ अभी ये बैलेंस। देखो कैसे, 2 प्रोटॉन था यानी 2 पॉजिटिव चार्ज था, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज की और कमी है, तो यहां पे बीटा डीके हुआ होगा और यहां क्या होगा? पॉजिट्रॉन। और साथ ही साथ क्या मिला होगा? एक न्यूट्रिनो। ठीक है, एनर्जी पार्टिकल कह लो इसको, ये एनर्जी का पार्टिकल होता है। तो ये पहला प्रोसेस हो गया, एनर्जी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ये इक्वेशन। अब ये वाला जो इसमें, इसका भी अलग कहानी है, ये भी आसानी से नहीं होता है। देखो 2 प्रोटॉन यानी 2 हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पास आ करके, और रिपल्शन बहुत इतना खतरनाक होता है कि ज्यादातर 10⁻26 अगर पेयर हैं तो उनमें से कोई एक पेयर ऐसा होगा जो फ्यूज करता है। 10⁻26 पेयर अगर फ्यूज नहीं कर पाते, मतलब आते हैं और टकरा करके कहां चले जाते हैं? वापस चले जाते हैं, मतलब फ्यूज नहीं हुआ, तो उनमें से कौन, कितना? एक, वो फ्यूज करता है। सोचो जरा कितना कम प्रोबेबिलिटी है फ्यूज होने का। 10⁻26 समझ रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है, उसमें से कोई एक फ्यूज करता है, बाकी फ्यूज नहीं करते। और ये बहुत जरूरी है कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा पता है? अगर ज्यादातर फ्यूज कर जाएंगे तो पता है क्या होगा? सन क्या करेगा फिर? ब्लास्ट कर जाएगा। वो तो पहले से ही ब्लास्ट हो ही रहा है, और अगर सोचो कि ये तब ब्लास्ट हो रहा है इतना खतरनाक, इतना एनर्जी, जबकि 10⁻26 में से कोई एक फ्यूज हो रहा है। अगर उतना फ्यूज होने लगे तो पता है क्या करेगा ये सन? क्या करेगा? ये धरती वर्ती कुछ बचेगा? पूरा का पूरा मतलब ये सोलर सिस्टम बर्बाद करते इसको देर नहीं लगेगा, तुरंत फटेगा। ये आ रही बात समझ में? तो ये इतना रेयर फिनोमेना होता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद ये जो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्यूटेरॉन। ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस क्या कहलाता है? ड्यूटेरॉन। ये हो गया पॉजिट्रॉन और ये हो गया न्यूट्रिनो, जो कि एनर्जी है। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या होता है कि
कुछ प्रोसेस मतलब कुछ समय के बाद ये जो ड्यूटेरॉन है, दो ड्यूटेरॉन आएंगे, नहीं दो ड्यूटेरॉन नहीं, एक ड्यूटेरॉन और एक प्रोटॉन दोनों मिलते हैं, तो अब होगा एक ड्यूटेरॉन प्लस एक प्रोटॉन, ये दोनों फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद बनाते हैं एक आइसोटोप हीलियम का, He3। मतलब इसमें क्या क्या होगा बताओ, इसमें क्या था, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसमें क्या था, एक प्रोटॉन, तो हो गए कितने, दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो हीलियम का आइसोटोप हुआ कि नहीं है, ठीक है। अब क्या ये एनर्जी बैलेंस है, हाँ बिल्कुल बैलेंस है, तो क्या निकलेगा, एनर्जी गामा के रूप में रेडिएशन निकालता है ये। फिर अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, अब ये जो हीलियम का आइसोटोप है, ये ऐसे ऐसे और भी प्रोसेस हो रहे होंगे सेम, एक हीलियम यहां से आया, एक हीलियम कहीं और से आया होगा, He3 और दोनों के दोनों फिर क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो He3 प्लस He3, अब जाकर के बनता है He4 प्लस, क्या ये बैलेंस है, चेक कीजिए, दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो दो न्यूट्रॉन और चार प्रोटॉन, तो इसमें कितने प्रोटॉन है, दो, और न्यूट्रॉन तो बैलेंस हो चुका है, दो न्यूट्रॉन है और दो कितने प्रोटॉन, कितनी की कमी, दो प्रोटॉन की कमी, तो इसका मतलब ये दो गो प्रोटॉन और निकालेगा, मतलब क्या, H1 प्लस H1, दो गो H1 और प्लस वेरी हाई क्या, एनर्जी, और ये जो एनर्जी होता है ये लगभग होता है 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बताओ, ये तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, वो किसमें निकाल देता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा हुआ ना, कई हजार गुना। ये सिर्फ एक का हमने बताया, ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया ये कितने का है, एक, ऐसे ऐसे कितने होते होंगे, असंख्य, बहुत ज्यादा, तो सोचो कि कितना ज्यादा होता होगा इसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जाता होगा वो, तो इसीलिए इतना ज्यादा एनर्जी निकलता है फ्यूजन के अंदर। एक चीज और इसमें रह गया कि जो एक सवाल आता है कि कब शुरुआत कब हुआ, जैसे कि ये जो पहला प्रोसेस हुआ होगा कभी ना कभी तो हुआ होगा ना सन के अंदर, जब सन बना होगा तभी से हो रहा होगा क्या, अरे सन जब बना होगा तब तो वो ठंडा था ना, वो जब मिलने लगता है उसके बाद ना फिर कंप्रेस कर रहा होगा तो गर्म हो रहा होगा, और गर्म होने के बाद ये कभी शुरू तो हुआ होगा, तो शुरू हुआ है। ये पहला प्रोसेस होने के लिए सन को लगे थे लगभग 10⁵ ईयर्स, 10⁵ ईयर्स कितना होता है, 1 लाख साल। तो जब सन बना था तो उसी समय से नहीं हुआ ये प्रोसेस, 1 लाख साल बाद हुआ, ठीक है, तब जाकर के ये स्टार्ट हुआ और तब से ये चल रहा है। लेकिन सन के लिए 1 लाख साल क्या है, कुछ है क्या, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। सन के लिए बिलियंस ईयर हो चुके हैं ना, कितने साल हो चुके हैं उसको, 4 बिलियन ईयर हो चुके हैं उसको लगभग, ठीक है, और अभी भी चलेगा वो कितना, 7-8 बिलियन तो और चलेगा, ऐसा अनुमान है। आई बात समझ में, ये पूरा प्रोसेस समझ गए।